यू नो कि इंडिया में ऐसी कम्युनिटीज थी जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाय लॉ जन्म से ही क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था। Seriously? Not for something they did, but बट फॉर हु दे वर, इमेजिन दैट। या ये सोचो कि इंडिया के अर्लीस्ट फ्रीडम फाइटर्स में से कुछ वो लोग थे जिनकी कहानियां हमारी हिस्ट्री बुक्स अक्सर भूल जाती हैं। the tribal warriors. एग्जैक्टली। इन्हीं अनकही अनसुनी कहानियों को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप इन इनक्रेडिबल स्टोरीज को अनपैक करने के लिए रेडी हैं तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस और हाँ, गिव अस अ लाइक। चलो शुरू करते हैं। तो आज का प्लान क्या है? आज हम इंडिया की ट्राइबल हिस्ट्री की एक गहरी समझ लेंगे। वी हैव अ ह्यूज लर्निंग मैप टुडे दोस्तों। विल स्टार्ट विद द मेजर ट्राइबल रिबेलियंस, द संथाल, मुंडा, नागा एंड मिजो। Okay, the big four. Yes, we will explore the deep-rooted reasons for that discontent. उसके बाद we'll connect this history to modern challenges like left-wing extremism. और आखिर में And finally, एक बहुत important topic, the story of the so-called criminal tribes and their journey to being denotified. Ready? let's go. Let's begin with our first section. Topic 1, Santhal Vidroha. Santhal rebellion. Broad micro theme, the fight for land, identity and justice. Let's start with the heading. The Santhal Rebellion, an early war for freedom. The Santhal rebellion of 1855-56 दोस्तों was a massive armed uprising by the Santhal tribe. Not just a protest, an uprising. बिल्कुल, ये लड़ाई थी अगेंस्ट द ऑप्रेसिव ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और उनके लोकल एजेंट्स, मतलब कि जमींदार्स और मनी लेंडर्स। इट वाजंट जस्ट अ स्मॉल प्रोटेस्ट, ये एक फुल स्केल वॉर थी। Imagine this, आप एक फार्मर हो। आपका परिवार जनरेशन से एक ही जमीन पर खेती कर रहा है। हाँ, वो जमीन सिर्फ जमीन नहीं है, इट्स योर आइडेंटिटी। सडनली एक नया सिस्टम आता है और आपको बोला जाता है कि ये जमीन अब आपकी नहीं। ओह वाओ। अब आपको 3 गुना टैक्स देना पड़ेगा एक ऐसे लैंडलॉर्ड को जिसे आपने पहले कभी देखा भी नहीं। एग्जैक्टली यही संथाल्स के साथ हुआ। बहुत पेनफुल था ना? इट वॉज डेवस्टेटिंग। चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में आते हैं। लेट्स डू इट। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड हु द संथाल्स आर। दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया और उनका एरिया बिहार से लेकर प्रेजेंट डे बांग्लादेश तक फैला हुआ था। बहुत बड़ा एरिया। हाँ, ट्रेडिशनली दे प्रैक्टिस्ड कलेक्टिव लैंड ओनरशिप, मतलब जमीन सबकी है, कम्युनिटी की है, कोई एक इंडिविजुअल लैंड ओन नहीं करता था। राइट, द लैंड बिलोंग्स टू द पीपल। बैकग्राउंड ये सब बदल गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लैंडलॉर्डिज्म यानी द जमींदारी सिस्टम। और इसका मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन था टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू और अपने लिए एक लॉयल बफर क्लास यानी जमींदार्स क्रिएट करना जो उन्हें सपोर्ट करे। This new system of private land ownership completely disrupted the Santhal way of life. So it was a direct attack on their socio-economic structure. बिल्कुल, core logic. The economic exploitation became unbearable. समझो लैंड एलियनेशन हो रही थी, मतलब जमीन was being snatched away. Okay. मनी लेंडर्स जिन्हें दिकूज या आउटसाइडर्स कहा जाता था, were charging huge predatory interest rates. एक बार लोन ले लिया तो आप कभी चुका नहीं सकते। The debt trap. Exactly. ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी करप्ट थे और हमेशा इन एक्सप्लॉइटर्स का ही साथ देते थे। सो दिस रिबेलियन वाज अ लास्ट रिजॉर्ट। 2 अमेजिंग लीडर्स कानू और सिद्धा मुर्मू ने हजारों लोगों को मोबिलाइज किया। अच्छा। जून 1855 में उन्होंने कसम खाई कि वो इस एक्सप्लॉइटेशन से खुद को आजाद कराएंगे और उन्होंने मनी लेंडर्स, पुलिस, लैंडलॉर्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। The war began. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। लेकिन द इनविंसिबल ब्रिटिश रूलर्स ने इस रिबेलियन को बहुत ब्रूटली क्रश किया। हजारों संथाल्स मारे गए। They used their mighty army with modern guns against people fighting with bows and arrows. That's heartbreaking. फिर भी this rebellion was a landmark event. It was so significant कि कार्ल मार्क्स जैसे thinkers ने भी इसको recognize किया. It still inspires thousands of Santhals today. उनकी लेगेसी जिंदा है। Local rebellion या stray explosion नहीं था, जैसे कुछ historians कहते हैं. It was a full-fledged war for dignity and justice against a cruel, unjust system. India's earliest war for freedom, in a way. You could say that. That's a lot to take in. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं टू मेक इट क्लियर। पूछो। तो ये दीकूज आखिर थे कौन जिनके अगेंस्ट संथाल्स लड़ रहे थे? गुड क्वेश्चन। दीकूज का मतलब है आउटसाइडर्स। प्राइमरीली इस टर्म में आते थे लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार्स, द मनी लेंडर्स और वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो उन्हें सपोर्ट करते थे। तो पूरा नया सिस्टम? Basically anyone who was part of this new exploitative system. It was a word for the oppressor. समझे? Got it. और इनके लीडर्स कानू और सिद्धा मुर्मू, उन्होंने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कैसे किया? What was their magic? They provided the spark. एक लीडरशिप जो सबको चाहिए थी। The Santhals were suffering, पर उनका गुस्सा बिखरा हुआ था। Okay. कानू और सिद्धा मुर्मू ने उस गुस्से को एक डायरेक्शन दिया। उन्होंने लोगों के दुख को एक ऑर्गेनाइज्ड मास एक्शन में बदल दिया। It was a moment of powerful unity. तो क्या ये लड़ाई सिर्फ पैसे और जमीन के लिए थी? Not just that. एक हिस्टोरियन है W.J. Culshaw. उनका पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संथाल के लिए जमीन सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल लिंक टू देयर एंसेस्टर्स। अच्छा। जमीन खोना मतलब अपनी आइडेंटिटी खोना, अपनी हिस्ट्री, अपनी पूरी स्पिरिचुअल हेरिटेज खो देना। ये बात याद रखना, जमीन उनकी आत्मा का हिस्सा थी। Wow. ब्रिटिश ने सरप्राइजिंग को कैसे देखा? वो तो इतनी बड़ी पावर थे। इनिशियली उन्होंने इसे कंप्लीटली अंडरएस्टिमेट किया। डिसमिस कर दिया। लगा कि आई एक माइनर लोकल इशू है। Right. लेकिन जब रिबेलियन कैलकाटा के 100 माइल्स के दायरे में आ गया, तब वो पैनिक कर गए। फिर उन्होंने सैवेजरी ऑफ रिप्रेशन का यूज किया, मतलब बेहद क्रूरता से इसे दबाया। It shook them. It really did. Wait, ये 1855 में हुआ, मतलब द फेमस 1857 रिवोल्ट से भी पहले? Exactly. That's the key point. The tribal people were among the earliest fighters against the alien rulers. ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे बहुत सारे mainstream historians ignore कर देते हैं. They were the front rankers. So that's cool, na? That is incredible. Time for a practice cue. चलो, pause and practice saying this part aloud. The Santhal Rebellion of 1855, led by Kanu and Siddha Murmu, was a response to the economic exploitation and land alienation by the British landlords and moneylenders. और इसका मिनी रिकैप? In short, the Santhal Rebellion was a powerful fight for land identity and justice against colonial exploitation. Let's move to our next topic. Topic 2. Munda Rebellion.
Broad micro theme: resistance against the erosion of tradition. The heading for this is The Munda Rebellion and the Rise of Birsa Bhagwan. ये एक और मेजर ट्राइबल रेजिस्टेंस मूवमेंट था, इस बार छोटा नागपुर रीजन में। इसके लीडर थे कैरिस्मेटिक बिरसा मुंडा। और ये भी डिकूज यानी आउटसाइडर्स और ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ था, जिन्होंने मुंडास की ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। इमेजिन आपके विलेज में सदियों से एक ट्रेडिशनल काउंसिल सारे फैसले लेती है। ओके फिर अचानक से बाहर के लोग आकर नए रूल्स बना देते हैं और वो उन लोगों का साथ देते हैं जो आपका फायदा उठा रहे हैं। मुंडास फेल्ट एग्जैक्टली दिस हेल्पलेसनेस। उनकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो रही थी। परफेक्ट एनालॉजी। लेट्स गेट इनटू द कंटेंट डिस्कशन। इंट्रोडक्शन: मुंडास बिल्कुल संथाल्स की तरह ओन्ड लैंड कलेक्टिवली। ये उनकी सदियों पुरानी परंपरा थी, लेकिन 19th सेंचुरी में हिंदू जमींदार्स और मनी लेंडर्स उनके एरिया में घुसने लगे। बैकग्राउंड। और ये हुआ कैसे? ये इंटरेस्टिंग है। मुंडा चीफ्स ने अपनी सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए हिंदू कस्टम्स अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा। और वो हिंदू प्रीस्ट्स को मुंडा लैंड के बड़े बड़े हिस्से डोनेट करने लगे। धीरे धीरे इन प्रीस्ट्स और लैंडलॉर्ड्स ने बहुत जमीन पर कब्जा कर लिया। और ब्रिटिश ने क्या किया? जब ब्रिटिश आए, उन्होंने इन्हीं एक्सप्लॉयटर्स का साथ दिया बिकॉज इट सूटेड देयर रेवेन्यू सिस्टम। इससे मुंडास की हालत और खराब हो गई। आई सी। और लॉजिक। इस सिचुएशन में एक हीरो का जन्म हुआ, बिरसा मुंडा, एक एनर्जेटिक कैरिस्मेटिक यूथ, सिर्फ 20 साल का। जस्ट 20, वाओ। हाँ, ही गॉट हिज एजुकेशन इन अ मिशन स्कूल, तो उसे अलग अलग आइडियाज का एक्सपोजर था। उसने आकर अनाउंस किया कि उसे भगवान ने भेजा है टू सेव द मुंडाज फ्रॉम द डिकूज। द डिवाइन मिशन। बिल्कुल। उसने एक नया फेथ शुरू किया जिसमें हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और मुंडा बिलीव्स का मिक्सचर था। ही प्रीच्ड बिलीफ इन वन गॉड। लोग उन्हें बिरसा भगवान मानने लगे। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: 1895 तक उनके पास 6000 मुंडास की आर्मी थी। द अपराइजिंग बिगैन। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स, मिशनरीज और पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया। और ब्रिटिश ने? ऑब्वियसली द ब्रिटिश क्रश्ड द रिबेलियन। बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और रांची जेल में डिजीज से उनकी डेथ हो गई। लेकिन इसका एक पॉजिटिव आउटकम हुआ। क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुंडास को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए सेटलमेंट और सर्वे ऑपरेशंस करने पड़े, जिससे उन्हें कुछ लीगल प्रोटेक्शन मिली। कंक्लूजन: द मुंडा रिबेलियन, जिसे उलगुलान या द ग्रेट टुमल्ट भी कहते हैं, वाज अ फाइट टू रिस्टोर देयर ट्रेडिशनल राइट्स and was ignited by a truly charismatic leader. Okay, let's have some cross questioning. बिरसा मुंडा की टीचिंग्स में ऐसा क्या खास था? He was a synthesizer. उसने अलग-अलग रिलीजन्स की अच्छी बातों को मुंडा पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया। उसने लोगों को सिर्फ एक पॉलिटिकल गोल नहीं दिया, बल्कि एक स्पिरिचुअल और सोशल आइडेंटिटी भी दी। He was very smart. But why did the Mundas attack Christian missionaries? उन्होंने तो पहले क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस की थी। Initially, मुंडास ने क्रिश्चियनिटी इस उम्मीद में एम्ब्रेस की थी कि मिशनरीज उनकी जमीन वापस दिलाने में हेल्प करेंगे। उन्हें एक एलाय के रूप में देखा। हाँ, लेकिन जब मिशनरीज ने उनका साथ नहीं दिया तो उनका डिसइल्यूजनमेंट गुस्से में बदल गया। They felt betrayed. Makes sense. उलगुलान का क्या मतलब है? It means the great tumult or a great uproar. It perfectly captures the intensity and scale of the rebellion. ये कोई छोटी-मोटी झड़प नहीं थी। और बिरसा मुंडा से 20 में थे। That's incredible. Yes, his youth and energy were a major factor. He inspired deep loyalty और उन्हें एक गॉड सेंट सेवियर भगवान बिरसा के रूप में देखा गया। तो इस रिबेलियन का फाइनल आउटकम पॉजिटिव था, even though it was crushed. In a way, yes. It forced the British administration to acknowledge the Mundas problems, जो बाद में लैंड सर्वेज हुए और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना। वो इस रिबेलियन के बिना नहीं होता। Exactly. उनकी sacrifice waste नहीं गई. It led to a concrete legal change. Perfect. Let's do the practice cue. Okay, pause and practice saying this. Birsa Munda led the Ulgulan to fight against the Dikus and restore the traditional rights of the Munda tribe. And the mini recap. In short, the Munda rebellion was a charismatic leader's fight to reclaim a tribe's lost world and dignity. Now let's travel to the northeast. Topic 3. Naga Vidroha. Naga rebellion. Broad micro theme. The unbroken spirit of freedom. The heading is Naga rebellion, a century of resistance. ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की कहानी है। The Naga tribes are fiercely freedom loving और उनकी एक लंबी हिस्ट्री है of resisting any outside authority. Be it the Mughals, or Holmes, or the British. उनकी कोर आइडेंटिटी ही इंडिपेंडेंस है। इसको समझने का एक तरीका है, imagine a community living in remote mountains, completely self-sufficient. Okay. उनके अपने रूल्स, अपने लीडर्स, फिर एक फॉरेन पावर आती है और कहती है आज से हम तुम पे रूल करेंगे। The Naga simply said no thanks और वो इस बात पर अडिग रहे। That's the essence of it. चलो कंटेंट डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन: द नागा हिल्स इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न फ्रिंज पर हैं। नागास कोई एक ट्राइब नहीं बल्कि बहुत सारी हैं, जैसे अंगामी, आओ, कोन्याक एटसेट्रा। उनका मेन लाइवलीहुड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूम कहते हैं। बैकग्राउंड: द ब्रिटिश यहाँ पर थोड़ी बहुत अथॉरिटी 1885 में ही एस्टैब्लिश कर पाए और तब भी मेनी एरियाज रिमेन्ड अनएडमिनिस्टर्ड। मतलब इन एरियाज पर उनका कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल। नागाज ने ब्रिटिश रूल को कभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। कोर लॉजिक: द टर्निंग पॉइंट वाज वर्ल्ड वॉर 2। जापानीज सोल्जर्स ने उनकी टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट किया। नागा हिल्स एक बैटलफील्ड बन गए। और इससे क्या हुआ? लड़ते लड़ते द नागास बिकेम फेमिलियर विद मॉडर्न फायर आर्म्स एंड गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। उन्होंने एक मॉडर्न आर्मी से उनके ही टेरेन में लड़ना सीख लिया। ये एक्सपीरियंस आगे बहुत काम आया। अ मिलिट्री एजुकेशन। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में नागास का एक सेक्शन लेड बाय ज़ापू फिजो ने इंडिया से अलग होने का एक कंसर्टेड मूव शुरू किया। उन्हें एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए थी। द नागा नेशनल काउंसिल। यस। पंडित नेहरू ने इस डिमांड को अनवाइज, इम्प्रैक्टिकेबल एंड अनएक्सेप्टेबल कहा। इसके बाद जंगल में एक गरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गई जो डेकेड्स तक चली। कंक्लूजन: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ ड्यूअल पॉलिसी, मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट इंसर्जेंट्स और साथ में डेवलपमेंट फंड्स और पॉलिटिकल राइट्स टू विन ओवर द नागा पीपल। द कैरेट एंड स्टिक। हाँ, इट्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इशू जो आज भी पॉलिटिकल सोल्यूशन मांगता है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं।
वर्ल्ड वॉर 2 ने नागा स्ट्रगल को आखिर कैसे चेंज किया? इट वॉज अ गेम चेंजर। उन्होंने ट्रेडिशनल वेपन्स जैसे स्पीयर्स और सोर्ड्स छोड़कर मॉडर्न फायरआर्म्स यूज करना सीखा। और सबसे इंपॉर्टेंट, दे लर्न्ड मॉडर्न गुरिल्ला वॉरफेयर व्हिच दे यूज्ड इफेक्टिवली अगेंस्ट द इंडियन आर्मी फॉर डेकेड्स। तो ये सेसेशन की डिमांड हमेशा से थी। एक सेपरेट आइडेंटिटी के सीड्स तो हमेशा थे, उनके ज्योग्राफिकल और कल्चरल आइसोलेशन की वजह से, पर ये एक फॉर्मल पॉलिटिकल मूवमेंट फिजो के लीडरशिप में 1947 के बाद बना। गॉट इट। इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या थी? सिर्फ फोर्स यूज किया? नहीं, इट वॉज अ मिक्स। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस थे रेबल्स को काउंटर करने के लिए, दूसरी तरफ उन्होंने डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाया, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और उन्हें उनकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट देकर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी। और क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रोल था इसमें? दिस इज अ डिबेटेड टॉपिक। कुछ लोग मानते हैं कि मिशनरीज ने लिटरेसी और मॉडर्न अमेनिटीज लाकर हेल्प की। और दूसरी तरफ? Others believe that some foreign missionaries ने इंडिया से अलग होने का आइडिया इंस्टिगेट किया, creating a cultural and religious divide. So it's a complex picture. और ये जूम कल्टीवेशन क्या होता है? ये एक फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। फॉरेस्ट के एक पैच को क्लियर करके कल्टीवेट किया जाता है। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो लोग एक नए पैच पर मूव कर जाते हैं। Okay, let's do the practice cue. Practice this sentence aloud. The Naga rebellion, influenced by WW2 guerrilla tactics and led by Fizo, was a long political struggle for secession from India. And the mini recap? In short, the Naga rebellion is a story of a fiercely independent people and their long, complex political struggle for self-determination. Okay, let's stay in the Northeast and discuss the next topic. Topic 4. Mizo Vidroh. The Broad micro theme. The path from alienation to autonomy. हमारा heading है Mizo Rebellion, from insurgency to statehood. ये भी नॉर्थ ईस्ट का एक और एग्जांपल है, लेकिन नागा रिबेलियन से थोड़ा अलग है। सोर्स कहता है मीजो अपराइजिंग वाज लेस अबाउट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड मोर अबाउट पॉलिटिकल एम्बिशंस। और इसमें अनफ्रेंडली फॉरेन पावर्स का भी हाथ था। इसके लिए मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है। इमेजिन आप एक रिमोट एरिया में रहते हो, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। फिर मिशनरीज आते हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाते हैं। वो आपकी हेल्प करते हैं। हाँ, बट दे आल्सो ब्रिंग अ न्यू रिलीजन एंड कल्चर। दिस कैन मेक यू फील मोर कनेक्टेड टू देम देन टू योर ओन कंट्री। ऐसा ही कुछ मीजोस के साथ हुआ। That's a very insightful way to put it. Let's get into the content discussion. इंट्रोडक्शन। द लुशाइज, जो अब मिजोस कहलाते हैं, लुशाई हिल्स मिजोरम में रहते हैं। इन एक्सेसिबिलिटी की वजह से दे फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। कम्युनिकेशन का एकमात्र जरिया हेलीकॉप्टर था। Background: Western Christian missionaries played a huge role here. उन्होंने मीजो ट्राइब को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की। They served them with dedication. इसके बदले में During WW2, मीजो हेडमैन ने ब्रिटिश की हेल्प की। इससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, बट ऑल्सो अ कल्चरल वॉल विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। कोर लॉजिक। संथाल्स और मुंडास की तरह मिजो रिबेलियन का रीजन एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, इट वाज पॉलिटिकल। Accustomed to a free life, they did not like any political interference. और इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे। हाँ, अनफ्रेंडली कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान ने उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस को हवा दी। लाल डेंगा के लीडरशिप में द मीजो नेशनल फ्रंट वाज फॉर्म्ड, जिसने कंप्लीट सेपरेशन की डिमांड रखी। एक ब्रूटल गरिल्ला वॉर शुरू हो गई। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्स और पॉलिटिकल सॉल्यूशंस दोनों यूज किए। 1971 में मिजोरम को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इवेंचुअली लाल डेंगा के साथ एक हिस्टोरिक पीस अकॉर्ड साइन हुआ। और लाल डेंगा? He became the chief minister of the new state of Mizoram. कंक्लूजन: द मीजो स्टोरी इज अ रिमार्केबल जर्नी। एक वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट से एक पीसफुल इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनने तक का सफर। रेस्ट इज हिस्ट्री, एज दे से। ग्रेट समरी। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। मीजो और नागा रिबेलियंस में मेन डिफरेंस क्या था? द कोर रीजन: नागा रिबेलियन कहीं ना कहीं राइट्स और आइडेंटिटी से जुड़ा था। मिजो रिबेलियन, हाउएवर, वाज एक्सप्लिसिटली पॉलिटिकल, backed by outside elements and not a direct result of exploitation. और लाल डेंगा का रोल क्या था? He was the face of the Mizo movement. उसने मिजो नेशनल फ्रंट लीड किया और गुरिल्ला वॉर लड़ी, but he was also pragmatic enough to later engage in peace talks and join mainstream politics. तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलिट्री से नहीं, पॉलिटिक्स से निकला। Absolutely, the government realized कि फोर्स से सिर्फ इंसर्जेंसी को कंटेन किया जा सकता है, एंड नहीं। The solution was political. उन्हें उनकी अपनी स्टेट और गवर्नमेंट देना। मिशनरीज का रोल यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव? सोर्स कहता है कि सोशल डेवलपमेंट के टर्म्स में लार्जली पॉजिटिव था, एजुकेशन, हेल्थ, बट इसने कल्चरल वॉल भी क्रिएट की जिससे एलिनेशन का सेंस बढ़ा। सो इट हैड बोथ साइड्स। और लाल डेंगा आखिर में पीस टॉक्स के लिए क्यों राजी हुए? ओवर टाइम गुरिल्ला वॉर सस्टेन करना मुश्किल हो गया। द इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश इन 1971 ने उनका सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान से काट दिया और लोग भी वायलेंस से थक गए थे। Perfect. Time for the practice cue. Let's practice. The Mizo Rebellion, led by Lal Denga, was a political movement that transformed from a secessionist guerrilla war into a peaceful state after a political accord. And the mini recap? In short, the Mizo story shows how political dialogue and autonomy can resolve even the most violent insurgencies. So we've seen 4 major rebellions. But what are the common threads? Topic 5. Reasons for tribal discontent. Broad, micro theme, The anatomy of unrest. our heading, Why the unrest? Decoding tribal discontent. ट्राइबल एरियाज में इतना अनरेस्ट और गुस्सा क्यों है? इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स का एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। करता है। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से सोचो। गवर्नमेंट एक बड़ा डैम बना रही है, शहरों में बिजली आएगी, व्हिच इज गुड। Right. लेकिन इसके लिए आपका पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। आपको थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन मिलता है। यू लॉस्ट योर होम, योर लैंड, योर कम्युनिटी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स अ ह्यूज रीजन फॉर ट्राइबल डिस्कंटेंट। That's a powerful and unfortunately very common example. चलो specifics देखते हैं। Introduction. The sources list several key reasons for this widespread discontent. It's a combination of historical and ongoing issues. Background. The Shiloh War Report of 1969 ने एक startling comment किया। उसने कहा कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉरेनर्स थे, पर उनका रिमोट एरियाज में टूर करने का सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंस सिस्टम से बेहतर था। मतलब ठीक। Core logic. Here are the main factors. Number 1, harshness of forest laws. 2, inadequate credit facilities. 3, ineffective protective legislation. रुको और भी हैं। 4, displacement due to large projects.
5. Delay in implementing recommendations. And 6. Discrimination in general. Real world impact. The causes of unrest can be agrarian, political और socio-economic. एक नया फैक्टर है rise of an educated tribal elite. अच्छा, जब वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके लोगों के साथ injustice हो रहा है तो वो आवाज उठाते हैं. The Jharkhand movement is a prime example. conclusion. The solution is not pity or sympathy. Source कहता है, the answer lies in partnership. We need to treat tribals as equals and partners in progress. चलो इस पर कुछ questions. Forest laws से tribals को क्या problem है? जंगल तो सबका होता है. For tribal communities, the forest is their life. It's their home, source of food, medicine. New forest laws often restrict their access. उनके traditional way of life को criminalize करते हैं. समझे? But isn't displacement for national interest जरूरी? That's the main debate. जरूरी हो सकता है, but is it fair कि इसकी कीमत सबसे गरीब लोग चुकाएं? Tribals are just 8% of India's population, but make up over 50% of the displaced people. और उनका rehabilitation record बहुत poor है. बिल्कुल. That Shilu Ao report का comment तो काफी shocking है. It is. It highlights a critical issue, the lack of a human touch in administration. Sincerity matters more than nationality. तो educated tribals problem को solve कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? They are raising political consciousness. They are articulating the grievances of their people. The Jharkhand movement, which led to a new state, was led by this educated intelligentsia. So they are demanding their rightful share. What is the difference between paternalism and partnership? Paternalism है जब आप किसी को बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, हम तुम्हारा भला करेंगे. Partnership means treating them as equals, respecting their views and making them a part of the decision-making process. Okay, time for the practice cue. Practice this summary. The key reasons for tribal discontent include harsh forest laws, land alienation, displacement due to development projects, and administrative apathy. And a quick recap. In short, tribal discontent is a complex issue stemming from a long history of economic exploitation and a lack of respect for their rights and way of life. Now let's move to part 2, the modern context. Topic 6. आदिवासी क्षेत्रों में माओवादी नक्सली आंदोलन, Maoist Naxalite movement in tribal areas. Broad micro theme. Ideology meets desperation. The heading is Naxalism in Tribal Lands, a symptom of a deeper disease. The so-called Maoist or Naxalite movement, especially in the Central Indian tribal belt, is one of the most serious problems India faces. इसको देखने के दो नजरिए हैं. Let me give a real life example. Imagine आप एक young educated tribal हो. आपके पास डिग्री है बट कोई जॉब नहीं. आप देखते हो कि आपकी फैमिली की जमीन एक माइनिंग कंपनी को दे दी गई है. और आपके लोगों को कुछ नहीं मिला. कुछ नहीं. फिर एक ग्रुप आता है जो कहता है हम तुम्हारे राइट्स के लिए लड़ेंगे. It's easy to see why you might feel sympathetic towards them. That really hits the nail on the head. Let's discuss this complex issue. Introduction. इस issue पर दो perceptions हैं. One, it's an internal security threat, a law and order problem, a security-centric approach. और दूसरा? Two, it's a genuine socio-economic problem born out of exclusion, discrimination, and injustice, a development-centric approach. Background. The problem is most visible in the Red Corridor, which is basically the Central Indian tribal belt. Or ironically, these areas are rich in forests, water, and minerals, but the people living there are the poorest. Core logic. So why are tribal youths attracted to Maoists? Because of the problems we just discussed. Land alienation, no food security, no health, no education. When the state fails, a vacuum is created. बिल्कुल. जब माओइस्ट आते हैं और लोगों को जमीन दिलाते हैं, तो वो हीरोज बन जाते हैं. Real world impact. The biggest trigger has been displacement. Hydroelectric projects, mining, इन सब ने large scale displacement किया है. और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, tribals are the biggest victims of progress. Planning Commission के documents admit करते हैं कि 20% displaced लोगों को भी ठीक से rehabilitate नहीं किया गया. Conclusion. The source suggests that left-wing extremism is not a sudden eruption. Its roots trace back to centuries of oppression and exploitation. चलो इसे एनालाइज करते हैं. तो क्या नक्सलिज्म सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है? According to the source, nahi. Viewing it just as a security threat is a narrow approach. It's a complex socio-economic problem. Law and order एक symptom है, disease नहीं. Why is the Central Indian Tribal Belt the epicenter of this movement? Because this is where the exploitation is most concentrated. ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल बेल्ट है. यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा हैं और यहाँ के लोग सबसे गरीब हैं. Victims of progress. ये फ्रेज बहुत पावरफुल है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश की प्रोग्रेस की कीमत ट्राइबल कम्युनिटीज चुका रही हैं. उनके घर, जमीन, कल्चर सब कुछ डेवलपमेंट के नाम पर कुर्बान हो जाता है. बट द बेनिफिट्स ऑफ दैट डेवलपमेंट उन तक नहीं पहुंचते. तो क्या आदिवासी माओइज्म से इंस्पायर्ड है? The source says not necessarily. They are with the ultra-left forces because these forces have mobilized them and provided political leadership for their fight. फोक सॉन्ग्स का जिक्र है सोर्स में. वो क्या बताते हैं? Folk songs are like the spontaneous overflow of powerful feelings. झारखंड का एक folk song है जिसका मतलब है They made us many promises, they fulfilled just one. They promised to take our land and they took it. Time to practice. Practice saying, the Naxalite movement in tribal areas is not just a security threat, but a socio-economic problem rooted in displacement, land alienation, and poverty. And the mini recap? In short, Naxalism thrives where the state has failed its most vulnerable citizens, turning desperation into rebellion. Okay, so that's the problem. What about the solution? Topic 7. सरकार की प्रतिक्रिया और नीति, government's response and policy. Broad micro theme. The carrot and stick approach. The heading is The state's response. Force, funds, and a Forest Rights Act. नक्सलिज्म से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मल्टी प्रोंग्ड पॉलिसी अडॉप्ट की है. इसमें पुलिस एक्शन भी है और डेवलपमेंट का वादा भी. इसको ऐसे सोचो, एक क्लास में एक स्टूडेंट बहुत गुस्से में है. टीचर उसे पनिश भी कर सकती है, द स्टिक, या उससे बैठकर उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर सकती है, द कैरेट. गवर्नमेंट की पॉलिसी इन दोनों का मिक्सचर है. Exactly. Let's see what this mixture contains. इंट्रोडक्शन. In 2006, the Union Home Minister ने पार्लियामेंट में एक पॉलिसी टेबल की. Background. The policy clearly states that the government will deal sternly with Naxalites indulging in violence. It calls for a coordinated response from all affected states. Core logic.
The policy has several pillars: security, improve police action, modernize forces. It also talks about no peace dialogue unless Naxals give up violence. और development. Development. Accord a higher priority to development in these areas. Implement land reforms, build infrastructure, and create employment opportunities for the youth. Real world impact. एक controversial aspect था promoting local resistance groups like Salva Judum. जिसमें लोकल लोगों को नक्सल्स के खिलाफ आर्म किया गया. हाँ, इस पॉलिसी को बहुत कंडेम किया गया. But a very important positive step was the Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006. Conclusion. B.D. Sharma, a former commissioner for scheduled castes and tribes, ने प्रेसिडेंट को एक पावरफुल लेटर लिखा. उन्होंने पीस के लिए कुछ मेजर सजेस्ट किए. जैसे कि Maintaining proper land records, implementing the Forest Rights Act in letter and spirit, and ensuring minimum wages. चलो कुछ क्वेश्चंस. ये सल्वा जुडम क्या था और ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों था? सलवा जोदुम का मतलब था पीस मार्च. इन थियरी ये एक स्पॉन्टेनियस पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट माओइस्ट था. But in reality, it became a state-sponsored militia that pitted tribals against tribals. तो सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली इसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया. बिल्कुल. Forest Rights Act 2006 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट है. It marked a historic shift. It legally recognized the rights of tribal communities and other traditional forest dwellers to the forest land and resources. It corrected a historic injustice. तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में डेवलपमेंट पर कितना फोकस है? पॉलिसी में तो है, लैंड रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स की बात की गई है. The challenge has always been in the implementation. B.D. शर्मा ने क्या सॉल्यूशंस ऑफर किए? His solutions were very practical and justice oriented. उन्होंने कहा, लैंड रिकॉर्ड्स ठीक करो, सरप्लस लैंड बांटो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ठीक से इंप्लीमेंट करो. Basically just implement your own laws properly. What about multinational corporations? उनका क्या रोल है? The source points out that the government has signed hundreds of MOUs with MNCs to exploit the mineral resources in these tribal areas. The Naxal presence often obstructs this. तो एक आर्गुमेंट है कि हाँ, कि the fight against Naxals is also a fight to clear the land for corporate exploitation. It's a very critical perspective. okay, practice time. Let's practice. The government's policy against Naxalism is a dual approach of security action and development promises, with the Forest Rights Act of 2006 being a significant positive step. And a quick mini recap. But its success depends entirely on sincere implementation and justice. Let's shift gears to part 3. Topic 8. आपराधिक जनजातियां और 1871 का अधिनियम, the Criminal Tribes and the Act of 1871. Broad micro theme. Branded by birth. The heading is the Criminal Tribes Act 1871, a law of stigma. This was one of the most draconian laws made by the British. With a single stroke, it branded entire castes and tribes as criminals by birth. क्राइम एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं बल्कि एक हेरेडिटरी कॉलिंग माना गया. सोचो जरा. इसको ऐसे इमेजिन करो, पुलिस को ये पावर मिल जाए कि वो तुम्हारे घर कभी भी आकर चेक कर सकते हैं. ओके. तुम्हारे बच्चों को तुमसे अलग करके एक स्पेशल स्कूल में डाल दिया जाए. और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुए हो. Let's get into the content discussion. Introduction. No one in India really believes that crime is hereditary, but British authorities ने 1871 में ये एक्ट बनाकर पूरी कम्युनिटीज को क्रिमिनलाइज कर दिया. Background. The origin of these tribes is shrouded in mystery. कुछ थ्योरीज हैं. एक कहती है कि ये जिप्सीज से डिसेंड हुए हैं. और दूसरी कहती है कि ये इंडिया के एबोरिजिन्स हैं. एक और इंटरेस्टिंग लेजेंड है कि चित्तौड़गढ़ की हार के बाद राणा प्रताप की आर्मी के कुछ लोग जंगल में चले गए और नोमैडिक बन गए. कोर लॉजिक. The Criminal Tribes Act of 1871 was mandatory. इसके अंडर किसी भी ट्राइब या गैंग को क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा सकता था. उनके लिए सेटलमेंट्स बनाए जाते थे. और सबसे शॉकिंग था एक्ट में चिल्ड्रन को उनके पेरेंट्स से सेपरेट करने का प्रोविजन. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. This law subjected these communities to constant surveillance and harassment. उनके मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस थे. उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना पड़ता था. Conclusion. This act was based on a flawed racist premise and it institutionalized injustice against millions of people for decades. Let's do some cross questioning. ब्रिटिश ने ऐसा कानून बनाया ही क्यों? What was their logic? The late 19th century में नॉर्दर्न इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाइक ठगी एंड डकैती बढ़ गई थी. Okay. So, instead of targeting individual criminals, उन्होंने पूरे communities को, especially nomadic ones को brand करना आसान समझा. It was an administrative shortcut. तो क्या इन ट्राइब्स का क्राइम से कोई लेना देना नहीं था? ऐसा नहीं है. कुछ tribes crime को अपना hereditary calling मानती थी, but the act punished the entire community for the actions of a few, which was the fundamental injustice. इन ट्राइब्स के ओरिजिन की सबसे बिलीवेबल थ्योरी कौन सी है? It's hard to say definitively. The theory about them being soldiers from defeated armies or displaced aborigines seems plausible. बच्चों को अलग करने के पीछे क्या सोच थी? The idea was to reform them. The belief was that if children were separated from their criminal parents, they could be turned into law-abiding citizens. But it was an incredibly cruel policy. ये ट्राइब्स कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड थी? Mainly in present-day Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Karnataka. Okay. Let's practice this difficult concept. Practice saying this sentence aloud. The Criminal Tribes Act of 1871 was a British law that wrongly branded entire communities as hereditary criminals, subjecting them to surveillance and control. And the mini recap. In short, the Act of 1871 was a dark chapter in Indian legal history, creating a system of injustice based on birth, not on crime. Now let's trace the next topic. Topic 9. Vidhai Yatra or Nirasan, Legislative Journey and Repeal. Broad micro theme. The long road to dignity. The heading is From Criminal to Denotified, the Repeal of a Black Law. ये इस काले कानून के एवोल्यूशन और फाइनली उसके खत्म होने की कहानी है. इसको ऐसे सोचो. Imagine आपके ऊपर एक गलत लेबल लगा हुआ है. For years, you fight to remove that label. Finally, the day comes when the government officially says that the label was wrong and removes it. The feeling of relief and dignity would be immense. That's what happened in 1952. Let's get into the content discussion. Introduction. The 1871 Act was just the beginning. The journey to its repeal was long and slow. Background. The act was amended several times, mostly to make it stricter.
The Act of 1924 consolidated all the previous laws into one. Core logic. The big turning point came after independence. It was felt that the Criminal Tribes Act was inconsistent with the dignity of a free India. Right. In 1949, the Government of India appointed the Iyengar Committee. Based on its recommendations, the Criminal Tribes Act of 1924 was finally abrogated in 1952. Real-world impact. The act was replaced by the Habitual Offenders Act. This was a fundamental change. Responsibility for crime was shifted from a whole community to individual offenders. और इन ग्रुप्स को क्या कहा गया? The groups came to be termed Vimukta Jatis, liberated castes or denotified tribes. Conclusion. The repeal of the act in 1952 was a victory for justice and human rights. Let's probe this a bit more. तो 1952 में जो अहम बदलाव आया वो क्या था? The most fundamental change was the shift in the basic approach. पहले पूरी कम्युनिटी क्रिमिनल थी, अब सिर्फ वो इंडिविजुअल क्रिमिनल माना जाएगा जो हैबिचुअली इंडल्ज करता है क्राइम में. सिर्फ नाम बदलने से क्रिमिनल से डिनोटिफाइड क्या सच में कुछ बदला? Officially, yes, the legal stigma was gone. But on the ground, social stigma और police harassment continue रहे. The label in people's minds was harder to erase. अयंगर कमेटी ने ऐसा क्या कहा जिससे ये एक्ट रिपील हो गया? The committee argued that the act was based on a wrong principle and was against the spirit of the new Indian constitution, which guarantees equality and justice to all citizens. What is a habitual offender? A habitual offender is a person who has been convicted of crimes multiple times. It is based on their individual criminal record, not the community they belong to. तो विमुक्ता जाति का क्या मतलब है? It means liberated castes. It's a term full of dignity, signifying that these communities have been liberated from the unjust label of being criminal. Time for the practice cue. Let's practice. In 1952, the Criminal Tribes Act was repealed based on the Iyengar Committee's report and was replaced by the Habitual Offenders Act, officially terming the communities as denotified tribes. And the mini recap. In short, the repeal of the Criminal Tribes Act was a monumental step that shifted the focus of law from community blame to individual responsibility. This is fascinating. Now let's go deeper. Topic 10. अपराध की संस्कृति और कार्यप्रणाली, culture of crime and modus operandi. Broad micro theme. A world with different rules. The heading is Inside the world of conjures and Bavaria. आइए अब इन कम्युनिटीज के अंदर की दुनिया को समझते हैं. Poverty was the main reason, but for some, crime became an idealized and glorified part of their culture. The Bavaria tribe, using omens with boiled wheat before a theft, is fascinating. It shows that for them, it wasn't just a random act. ये उनके लिए एक serious profession जैसा था. Absolutely. It was a subculture. Let's get into the content discussion. Introduction. Poverty is the chief reason for crime. But in these communities, it developed into a vicious circle. Crime was a way of life. Background. Children were deliberately and systematically taught the art of crime. It was considered a sacred duty. A person having no taste for crime was looked down upon as a coward. Core logic. Crime among the Kanjar. इनका मेन काम था dacoity, highway robbery and thefts. उनका modus operandi बहुत systematic था. कैसे? गांव की topography study करते थे. फिर priest से consult करके auspicious time decide करते थे. After offering a fowl to the deity, they would get drunk and start their raid. Core logic. Crime among the Bavaria. ये और भी श्रूड थे. They were notorious for thefts from camps. ओमन्स देखते थे जैसे उबले हुए गेहूं के दाने गिनकर. और उनके पास special devices भी थे. हाँ, बागली नकाब और नकाब. What's truly amazing is their system of signs. रास्ते में पत्थरों या तीरों से साइंस बनाते थे to communicate. Conclusion. This shows a highly organized and culturally embedded system of crime. Let's get into the details. तो क्या ये सिर्फ गरीबी की वजह से क्राइम करते थे? गरीबी was the root cause, the trigger. But over time, it developed its own culture. क्राइम को ग्लोरीफाई किया जाने लगा, उसमें ऑनर देखा जाने लगा. How sophisticated were their methods? कंजार्स की प्लानिंग और बवारियास के टूल्स एंड सीक्रेट साइंस शो अ हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. दिस वाजंट पेटी थेफ्ट. बवारियास के वो साइंस जो सोर्स में दिखाए गए हैं वो क्या बताते हैं? There is secret language. For example, a curved arc meant the gang had chosen a particular direction. 3 vertical lines meant 3 people were hiding nearby. It's like a criminal's Morse code. So cool, ना? Women का क्या रोल था इन सब में? The Kanjar women didn't go on raids, but they were the logistics managers. They were experts in disposing of stolen goods. अगर कोई मर्द पकड़ा जाता, तो women lawyers hire करती थीं. अपने एक्शंस को जस्टिफाई कैसे करते थे ये लोग? They believed that they were not committing these antisocial acts on their own accord. They believed they received inspiration from their gods or ancestral spirits. This divine sanction removed any sense of guilt. Time to practice this. Practice this. The Kanjars and Bavarias had developed systematic modus operandi for crime, including reconnaissance, specific tools, and even a secret language of signs. And the one-line summary. In short, for some denotified tribes, crime evolved from a compulsion of poverty into a complex subculture with its own rules, skills, and justifications. Finally, let's talk about the solution. Topic 11. Sudhar, Punarvas और चुनौतियां. Reform, rehabilitation, and challenges. Broad micro theme. Breaking the cycle. Our heading is Rehabilitation of denotified tribes. A story of good intentions and great challenges. इन ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, लेकिन आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था. सोचो, आप सालों तक जेल में रहे हो. जब आप बाहर आते हो तो सोसाइटी आप पर ट्रस्ट नहीं करती. कोई आपको जॉब नहीं देता. आपको हर कोई शक की नजर से देखता है. ऐसे में दोबारा क्राइम के रास्ते पर जाना आसान लग सकता है. This is the challenge that denotified communities face. That captures the dilemma perfectly. Let's get into the content discussion. Introduction. The permanent solution is not punishment, but improving their economic and social conditions. Background. Early measures. ब्रिटिश टाइम में भी सेटलमेंट ट्रीटमेंट था. कॉलोनीज बनाई गई थी जहां इनको एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्रीज और एजुकेशन की फैसिलिटीज दी जाती थी. बट दिस वाज अंडर पुलिस सर्वेलेंस. Core logic. Later measures. After the Act's repeal in 1952, the focus shifted to integration.
इंडिया के 5 ईयर प्लान्स में स्पेशल फंड्स एलोकेट किए गए। फोकस किस पता? 2 थिंग्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स जैसे आश्रम स्कूल्स, हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे रिहैबिलिटेशन के लिए जमीन देना। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, द हिंड्रेंसेस। सबसे बड़ी रुकावट है द एब्सेंस ऑफ पब्लिक सिंपैथी। गांव के लोग अभी भी इन पर ट्रस्ट नहीं करते। और दूसरी तरफ एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस इन कम्युनिटीज के अंदर भी है। उन्हें स्टडी जॉब्स पसंद नहीं आते। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेड्स दैट गिव अ क्विक रिटर्न। Conclusion. Reforming these communities is a complex, two-way process. It requires patience, sympathy, and missionary zeal from society, and also a willingness to change from the communities themselves. Let's ask the final set of questions. तो rehabilitation efforts आखिर फेल क्यों हुए? फंड्स की कमी थी? Funds थे, but the biggest hurdle was the lack of trust. ना तो सोसाइटी उन पर ट्रस्ट करती थी, ना ही वो सोसाइटी पर। पब्लिक सिंपैथी के बिना कोई भी स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आश्रम स्कूल्स का आइडिया क्या था? The idea was to provide free education, boarding, and lodging to children from these communities. The goal was to keep them away from the bad influence of their parents. Why are these communities themselves resistant to change? Decades of maltreatment have made them very chary of new ideas. They cannot believe that the government is genuinely interested in their well-being. शिल्कू आयोग कमेटी रिपोर्ट ने क्या कहा इस बारे में? The 1969 report pointed out an anomaly. एक ही community एक state में scheduled tribe मानी जाती है और दूसरे state में denotified community. This creates confusion. It also highlighted the lack of public sympathy as the greatest drawback. तो आगे का रास्ता क्या है? What's the solution? The source suggests that planners and administrators need to be patient. Schemes should be designed based on what interests them. It needs a sensitive, long-term approach. Okay, final practice cue for this session. Let's practice. The rehabilitation of denotified tribes faces two main challenges: the absence of public sympathy and the psychological resistance within the communities. And the final mini recap? In short, Breaking the cycle of crime and stigma for denotified tribes requires a sustained effort focused on building trust, providing relevant economic opportunities, and fostering social acceptance. तो आज हमने क्या समझा? We revisited India's tribal history and resistance, and it was quite a journey, दोस्त. बिल्कुल. Let's do a quick recap. पहला, हमने संथाल्स, मुंडाज, नागाज और मीजोस के पावरफुल रिबेलियंस को देखा। हमने समझा कि ये सिर्फ स्ट्रे एक्सप्लोजन्स नहीं थे, बल्कि डिग्निटी, जमीन और आजादी के लिए लड़ी गई ऑर्गेनाइज्ड फाइट्स थी। दूसरा, then we connected this past discontent to the present. हमने देखा कि कैसे लैंड एलियनेशन और डिस्प्लेसमेंट जैसे इश्यूज आज भी नक्सलिज्म जैसे मूवमेंट्स को फ्यूल करते हैं। तीसरा, एंड फाइनली हमने एक बहुत ही पेनफुल चैप्टर पर रोशनी डाली, द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसने पूरी कम्युनिटीज पर कलंक लगाया। We followed their journey from being branded criminals to becoming denotified tribes. अब लेट्स सी आपने कितना एब्जॉर्ब किया। Here are 6 quick content probes. 1. Explain the role of Dikus in starting the Santhal and Munda rebellions. 2. How was the Mizo rebellion different from the Santhal rebellion in its causes? 3. What are the two main ways people view the Naxalite problem in tribal areas? 4. What was the main purpose of the Criminal Tribes Act of 1871? 5. What major change did the repeal of the act in 1952 bring? 6. Why is public sympathy so important for the rehabilitation of denotified tribes? Or here's a simple challenge for you. Pick one rebellion we discussed today, Santhal, Munda, Naga or Mizo. Try to explain its main cause and its key leader to a friend in just 60 seconds. देखो कितना याद है. This was an intense but super important discussion. अगर कुछ नया सीखा and you want more such deep explorations, to please subscribe, comment below with your thoughts and share this with someone who needs to hear these stories. हम मिलेंगे next time. Keep learning and keep questioning. Jai Hind.